नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत उलझी हुई लगती है। ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटीज यानी वैश्विक पर्यावरण संधियां। इनकी लंबी लिस्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन आज हम इसको एक ऐसी टाइम मशीन के सफर में बदल देंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम दशक दर दशक आगे बढ़ेंगे और इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं को चुटकियों में याद कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला 70s अवेकनिंग, दूसरा 80s सस्टेनेबिलिटी, तीसरा 90s अर्थ एंड बायो, चौथा 2000s बायोटेक और आखिर में एक बहुत ही खास 1925 का आउटलायर। इस तरह दशकों में बांटने से ना दिमाग को एक बहुत ही क्लियर पैटर्न मिल जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम कुछ ऐसी जबरदस्त फोनेटिक ट्रिक्स यानी शब्दों के खेल का इस्तेमाल करेंगे कि ये सारी तारीखें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगी। तो चलिए डाइव इन करते हैं अपने पहले सेक्शन में, द 70s अवेकनिंग, द वर्ल्ड टेक्स नोटिस। शुरुआत करते हैं 70 के दशक के इस क्लियर रोड मैप से। यहाँ एक बहुत ही सीधा सीक्वेंस है। 1971, उसके बाद 1972 और फिर 1973। ये 3 लगातार साल हैं जिन्होंने ग्लोबल एनवायरनमेंट हिस्ट्री की एक सॉलिड नींव रखी थी। अब यहाँ सबसे पहला नाम आता है रामसर कन्वेंशन का, जो 1971 में हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि इस साल को हम हमेशा के लिए लॉक कैसे करें। आइए इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ट्रिक बहुत ही क्रिएटिव है। देखिए, रामसर में शब्द छुपा है राम। अब सोचिए, भगवान राम ने रावण का वध क्यों किया था? क्योंकि रावण समाज के लिए एक खतरा था, राइट? और ये खतरा शब्द सुनने में बिल्कुल 71 यानी 71 जैसा लगता है। खतरा से 71 हो गया ना याद? ये ट्रीटी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में साइन हुई थी। इसी वजह से 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। भारत ने इसमें 1982 में साइन किया और आज भारत में टोटल 99 रामसर साइट्स हैं। बाय द वे, 99वीं साइट यूपी की शेखा झील है। अब 71 के ठीक एक साल बाद यानी 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ पर उस वक्त की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। ये सच में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। और हाँ, इसी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी बनाया गया था और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया गया था। अब देखिए यहाँ ट्रिक क्या है। 1972 और 1973 को एक साथ कैसे लिंक करें। इंसान चीजों का स्टॉक क्यों करता है? ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। स्टॉक से स्टॉकहोम और बेहतर शब्द साउंड करता है 72 यानी बेहतर जैसा, बेहतर और बेहतर। और उसके ठीक अगले साल 1973 में साइट्स की पहली मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में हुई। साइट्स का मेन काम क्या है? जो प्रजातियां खतरे में हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करना। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द 80s सस्टेनेबिलिटी एंड ओजोन, अ शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ आकर टाइमलाइन पर हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। 1987 का साल। एक ही साल में एनवायरनमेंट की दुनिया में 2 सबसे बड़े माइलस्टोन्स हिट हुए थे। ये दोनों इवेंट्स एक साथ हुए, इसलिए इनको एक पैर में याद रखना बहुत आसान हो जाता है। 1987 में सबसे पहले आती है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर। इसने दुनिया को पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का असली मतलब समझाया। आसान भाषा में, एक ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को तो पूरा करे, पर इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रिसोर्सेज कम ना पड़े। यही वो सॉलिड आइडिया था जिसके बेस पर आगे चलकर 2015 में यूएन ने अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए थे। 1987 के इन दोनों इवेंट्स को अगर आमने सामने रखें तो बात एकदम क्लियर होती है। एक तरफ ब्रंटलैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही थी और ठीक उसी साल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हो रहा था, जिसका मेन मकसद था उन केमिकल्स को रोकना जो हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे थे, जैसे CFCs। अब मॉन्ट्रियल को याद रखने की ट्रिक क्या है? मॉनिटरिंग हमेशा कौन करता है? सत्ताधारी लोग। और सत्ताधारी साउंड करता है 87 यानी 87 जैसा। क्योंकि ये 16 सितंबर को साइन हुआ था, इसलिए हम हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। ओके, अब जंप करते हैं तीसरे हिस्से में, द 90s अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। 90s के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है 1991 से, फिर आएगा एक और 20 ईयर यानी 1992, जिसमें 2 बहुत बड़े समिट्स हुए थे, और आखिर में हम जाएंगे 1997 तक।
1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2 बेहद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स एक साथ हुए थे। अब यहाँ माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो इनको एक साथ बिना मिक्स किए कैसे याद रखा जाए, आइए इसकी भी एक मस्त ट्रिक देखते हैं। देखिए, पहला है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD। अब बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? वन यानी जंगलों में, और वन या वन शब्द साउंड करता है 92 यानी 92 जैसा। दूसरा था अर्थ समिट। अर्थ को हमें हरा भरा रखना है, वीरान नहीं होने देना है, और वीरान भी 92 से बिल्कुल मैच करता है। ये दोनों ही ऐतिहासिक सम्मेलन 1992 में रियो में हुए थे, जिसमें CBD का फोकस था इकोलॉजिकल बैलेंस पर, जबकि अर्थ समिट का विजन थोड़ा ब्रॉडर था, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को लेकर। तो एसेंशियली सीक्वेंस कुछ ऐसा है। 1987 के बाद सीधा 1991 में पटना में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ADRI एस्टैब्लिश हुआ, जिसका मेन फोकस ई-वेस्ट मैनेजमेंट और रिसर्च पर था। फिर 1992 के रियो समिट्स के बाद हम पहुंचते हैं 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर। जापान में हुए इस प्रोटोकॉल का टारगेट था डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। वैसे ये अपनाया तो 1997 में गया था, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने में इसे 2005 तक का वक्त लग गया। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द 2000s बायोटेक रेगुलेटिंग साइंस। इसे समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। ये GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या जीव आखिर हैं क्या? बेसिकली ये वो प्लांट्स या जीव हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल को लेबोरेटरी में साइंटिफिक तरीकों से चेंज किया गया है। इन्हीं को सेफली यूज और ट्रांसपोर्ट करने के रूल सेट करने के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल लाया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल साल 2000 में अडॉप्ट किया गया था, पर जैसे हमने अब तक सब कुछ ट्रिक से याद किया है, इसको परमानेंटली विजुअलाइज करने का क्या तरीका है? चलिए इस टाइमलाइन की एक आखिरी और सबसे शानदार ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक ये है कि कार्टाजेना में एक वर्ड आता है काट, या हिंदी में काट। अब अगर आप किसी चीज को पूरी तरह काट देंगे तो वो क्या बचेगी? 0 यानी 00, और इस 00 से हमें साल 2000 तुरंत याद आ जाता है। ये प्रोटोकॉल जनवरी 2000 में मॉन्ट्रियल में अडॉप्ट किया गया था CBD के अंदर। इसका मेन काम GM फसलों का सेफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंश्योर करना है। भारत फॉर्मली जनवरी 2003 में इसका हिस्सा बना और इंटरनेशनल लेवल पर यह लेट 2003 में लागू हुआ। अब चलते हैं अपने आखिरी और थोड़े अलग सेक्शन पर, द 1925 आउटलायर, अ हिस्टोरिकल बैन। अब तक हम एक स्ट्रेट क्रोनोलॉजी में चल रहे थे, लेकिन अब हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1925, ये वो टाइम था जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि इंसानियत को बचाने के लिए ग्लोबल ट्रीटीज एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं। तो 1925 में आया था जिनेवा प्रोटोकॉल। इस हिस्टोरिकल ट्रीटी का सिर्फ एक मेन मकसद था, वॉर में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाना। इस अर्ली प्रोटोकॉल ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन रखी थी कि चाहे जो हो जाए, इंसानियत और एनवायरनमेंट को तबाह करने वाले ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये अपने वक्त से बहुत आगे का स्टेप था। तो अगर हम इस पूरी जर्नी पर नज़र डालें, 1925 में बायो वेपन्स को बैन करने से लेकर 2000 में GM क्रॉप्स को रेगुलेट करने तक हमने एक लंबा सफ़र तय किया है। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, चैलेंजेस नए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आने वाले वक्त में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो अगली सबसे बड़ी ग्लोबल ट्रीटी होगी, वो आखिर किस चीज़ से हमारी रक्षा करेगी? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।